यूपी आर ओ ए आर ओ री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो 2025 का उसको देख रहे हैं। और आज यह जो करंट अफेयर है यह फरवरी मंथ का है। फरवरी 2025 का करंट अफेयर है और इसमें फरवरी मंथ के टॉप 50 MCQ लिए गए हैं। यहाँ से आपको आर ओ के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास से ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी PCS और यूपी आर ओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो एग्ज़ाम से ठीक 2 से 3 या 4-5 महीने पहले के करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद वाले करंट अफेयर पे एग्जामिनर कम फोकस करता है। तो संभावना है कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आज की क्लास से ही देखने को मिल जाएंगे। इसके PDF आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आज जो फरवरी 2025 है उसका करंट अफेयर है। इसमें टॉप 50 MCQ लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि के लिखे गए थे? रत्नागिरी में जो हाल ही में अवशेष पाए गए हैं वह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के थे। किसके? संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के थे। और आपको पता है रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक जिला है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र का जिला है। और आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य हिमालय राज्यों को छोड़कर एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी 2 राजधानी है। एक राजधानी मुंबई है, आपको पता है ग्रीष्मकालीन, और दूसरी राजधानी नागपुर है। हिमालय के 4 राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानी है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी ग्रीष्मकालीन, और इन चारों जो हिमालय राज्य इनकी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी अलग अलग है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी राजधानी कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर की है जम्मू और श्रीनगर, लद्दाख की लेह और कारगिल है, हिमाचल की धर्मशाला और शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून और गैरसैंण है। ठीक उसी तरह से भारत का एकमात्र राज्य यानी कि 5वां राज्य जो प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है महाराष्ट्र है, जिसकी 2 राजधानी है। एक कौन सी है? मुंबई, दूसरी नागपुर। तो रत्नागिरी से जो अवशेष प्राप्त हुए संस्कृत भाषा के और ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। और रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक जिला है। हाल ही में चर्चा में रहे अली ए लिगांग महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया? यह एक जनजाति है मिसिंग जनजाति। कौन सी? मिसिंग जनजाति है। इसी जनजाति द्वारा अली ए लिगांग महोत्सव मनाया गया। और आपको ABCD करने में इस जनजाति का नाम दिया जाएगा कि यह मिसिंग जनजाति किधर पाई जाती है। यह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा विजय दुर्ग किले को किस और नाम से जाना जाता है? विजय दुर्ग जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा। इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पूर्व का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर आप जानते क्या है? जिब्राल्टर भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर से प्रवेश करने का एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और यही हमारा कहाँ है? ये इटली है और ये काला सागर है और ये ऐसे यहाँ से इटली से होता है ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ये स्कैंडिनेवियन देश और ये यूरोप। तो यहाँ पर ये जो जल संधि है इसी को जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। और यहाँ पर ही है ये एक जल संधि कौन सी? बाबल मंडेब जल संधि। और एक जल संधि यहाँ पर कौन सी? हारमूज जल संधि। और ये हमारा इंडिया हो गया ये। और यहाँ पर एक जल संधि है जिसे हम जाएंगे इधर मलक्का जल संधि। ये वाली जल संधि मलक्का है, ये भारत है। ये हारमूज जल संधि, ये क्या है? बाबल मंडेब जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बाबल मंडेब जल संधि को जिसको आसवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। हारमूज जल संधि यह फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है यानी कि अरब सागर से जोड़ती है। और मलक्का जल संधि बंगाल की खाड़ी को यानी कि हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये चारों की चारों जल संधि स्ट्रेटजिक महत्व रखती है। विश्व में सबसे ज़्यादा रणनीतिक महत्व इन्हीं 4 जल संधियों का है। इतना पूरे विश्व में किसी भी जल संधि का रणनीतिक महत्व नहीं जितना इन 4 का है। एक हारमुज, दूसरी लाल सागर की है बाबल मंडेब,
ये हारमूज है, ये जिब्राल्टर है, ये बाब अल मंदेब है और ये मलक्का जल संधि। यहाँ पर दो जल संधि है, एक का नाम है बास्फोरस जल संधि और एक दूसरी जल संधि। उनका भी रणनीतिक महत्व है क्योंकि वो काला सागर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है जहाज़ों का, पानी के जहाज़ों का, जो भूमध्य सागर से होके जाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विजय दुर्ग जो किला है यह भी रणनीतिक महत्व रखता है, इसीलिए इसको पूर्व का क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है। और ये विजय दुर्ग किला कहाँ पर है, भारत में है। टोंकिन की खाड़ी किन देशों के मध्य अवस्थित है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये खाड़ी इस बार परीक्षा में पूछी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो टोंकिन की जो खाड़ी है ये हमारा क्या है, ये इंडिया है जैसे आप जानते हैं, ये क्या है, हमारा भारत है। ये भारत से जैसे हम जाएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे ये और यहाँ पर ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीप समूह है ऐसे। तो ये है, यहाँ पर हम जाएंगे ऐसे करके ऊपर जब जाएंगे तो ये ताइवान और ये अमेरिका, सॉरी चाइना, और ये हमारा रसिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर चाइना और वियतनाम की से लगती हुई ये खाड़ी है, ये जो हिस्सा है ये वाला यहीं पर है। ताइवान और क्या चीन से लगती हुई खाड़ी है टोंकिन की खाड़ी, और ये दक्षिणी चीन सागर में लगती है। ये तो इसमें बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, यानी कि टोंकिन की खाड़ी चीन और वियतनाम से इसकी सीमा लगती है और ये दक्षिणी चीन सागर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रणनीतिक महत्व है, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में रहा है और ये आएगा भी। क्योंकि ज्योग्राफी में आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि खाड़ी कहाँ पर है, तो वो कहीं ना कहीं करंट में रहती है, हमें लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, जबकि क्या रहता है वो, उसका पीछे का जो तर्क होता है उस वक्त पूछने का, वो होता है करंट। क्या तो वहाँ पर कोई घटना हुई हो, आपदा आई हो, कुछ भी रहा हो, चर्चा में रहा, इसलिए वो खाड़ी पूछ ली जाती है। मगर हम सोचते कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गई, तो ध्यान रखना ये आएगी जरूर। वे बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BOBPIGO कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई। इसकी जो स्थापना है, हमारे पास जो ऑप्शन है 1995, 2003, 2010, 2015। इसकी जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 2003 में। कब की गई थी, 2003 में। बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2003 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड बैंक, राज्य सरकार और सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, या भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दोनों मिलकर करते इसका नियमन। इनका जो नियमन किया जाता है सहकारी बैंकों का, वह किया जाता है सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो इनका नियमन करते हैं। सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो इनका नियमन करते हैं। सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा माजो राना वन। माजो राना वन ये क्या चीज़ है, ये एक क्वांटम चिप है। कैसी है, क्वांटम चिप है। और इसका निर्माण किसने किया है, माजोराना वन चिप का निर्माण किसने किया है, ये एक तरह की क्वांटम चिप है, क्वांटम चिप। और इसका निर्माण जो किया है ये माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी अमेरिका की, उसने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइंस टेक में क्वेश्चन आएगा इस बार, क्योंकि क्वांटम आधारित महत्वपूर्ण चिप है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 101 सब क्लोज 4 है, वो किस विषय से संबंधित है, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद सदस्यों की अयोग्यताओं से, वित्तीय आपातकाल से, राज्यों के अधिकार से। आर्टिकल 101 क्लोज 4 ये जो है संसद सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित जो पर्सन होता है उसका निर्धारण करने का संबंधित है। और जैसे लोकसभा में किसी विशेष अधिकार होता है इससे संबंधित मामलों में, लोकसभा के अध्यक्ष को, और राज्यसभा में राज्य की विधानसभा जो सभापति होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 101, ये संसद के सदस्यों की अयोग्यता का से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्रदान करता है, कानून बनाने का, दया याचिका को स्वीकार करने का, बजट पारित करने का, संसद को भंग करने का। आर्टिकल 72 में राज्य की समाधान शक्ति है। जिस तरह से राज्यों में राज्यपाल के पास कुछ समाधान शक्ति होती है, समाधान शक्ति, इसी तरह से केंद्र स्तर पर
राष्ट्रपति के पास भी कुछ समाधान शक्तियाँ होती है, क्षमादान किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का। तो ये इसी के आधार पर दया याचिका स्वीकार करने का जो अधिकारी होता है राष्ट्रपति, वो उसके पीछे जो आधार होता है वो आर्टिकल 72 होता है, उसी के तहत दया याचिका स्वीकार की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा इन स्पेस ई किससे संबंधित संगठन। इन स्पेस संगठन भारत का एक संगठन है जो अंतरिक्ष से संबंधित है। अंतरिक्ष में जो नवाचार करने के लिए स्टार्टअप वगैरह है उनको बढ़ावा देने के लिए इसका विकास किया गया था। तो ये जो संगठन है हमारा इन स्पेस, ये भारत सरकार का है और भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देता है, उनका विकास करता है, उनका नियमन करता है, बढ़ावा देता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। आप जानते हैं कि इसरो के पास बहुत सारे काम हैं, तो कुछ काम इसरो बाहर से कराना चाहता है, तो उसी के लिए एक एजेंसी नई गठित की गई इन स्पेस। उसका काम इसरो को क्या है? काम में भागीदारी करना। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यह जो उद्घाटन किया गया अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, यह जोगी घोप्पा यह असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के संबंधित है यह। तो इस टर्मिनल का विकास वहीं पर किया गया, जोगी घोप्पा असम में। नेक्स्ट देखते हैं, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? आपको मालूम है लोकपाल और लोकायुक्त को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जांच करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह जांच तभी की जा सकती है जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों को सहमति इस काम के लिए दे दे कि आप प्रधानमंत्री की जांच कर सकते हैं, तभी लोकपाल प्रधानमंत्री के कार्यों की या उसकी जांच कर सकता है। यानी कि लोकपाल की जो टीम होती है उसके 2/3 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। और लोकपाल का पद जो है यह स्वीडन से भारत में लिया गया था और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश से ली गई थी? स्वीडन में लोकपाल को अम्बुड्समैन कहा जाता है और यह देश है स्कैंडिनेवियन देश। आप देखते हैं ये जो देश है ये वाला, ये हमारी खाड़ी है कौन सी? ये बाल्टिक सागर है, ठीक है। यहाँ पर ये बाल्टिक की खाड़ी। तो यहाँ पर एक देश है स्वीडन, दूसरा देश है नॉर्वे, यहाँ पर फिनलैंड। तो ये जो प्रायद्वीप है इसको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहा जाता है। ये जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन है। तो स्कैंडिनेवियन देश से ही यह प्रेरणा ली गई थी भारत में लोकपाल को बनाने की। और स्कैंडिनेवियन देश में इसको क्या कहते हैं? लोकपाल को अम्बुड्समैन कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय न्याय संहिता, जिसको BNS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। BNS की जो धारा है 202.3 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? यह जो धारा है यह धारा BNS अच्छा ये 2023 है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 294, उसका जो संबंध है अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड देने का इसमें प्रावधान किया गया है। जो अश्लील सामग्री हम प्रसारित कर देते हैं जाने अनजाने में, उसी पे दंड इस धारा के तहत मिलता है 294 धारा के तहत। और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक महत्वपूर्ण धारा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? यह भारत में जो मृत्यु होती है, एक संचारी रोग होते हैं दो तरह से जो संचार के द्वारा फैलते हैं, कुछ होते हैं गैर संचारी रोग। संचारी रोग संपर्क वगैरह से फैलते हैं, गैर संचारी रोग दूसरी तरह के रोग होते हैं। तो इसमें जो मृत्यु की दर है, प्रतिशत दर है, वह बहुत अधिक है। कितनी है? भारत के लिए वह दर है 63%। कितनी? 63%। क्योंकि UPPCS और RO में डेटे यानी कि जो आंकड़ा है उससे संबंधित पर्सन पूछे जाते हैं, तो यह आंकड़ा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है 63%। हाल ही में चर्चा में रहा एलात की खाड़ी, जिसको अकब्बा की खाड़ी भी कहा जाता है। उस अकब्बा की खाड़ी से कौन से देश सीमा साझा करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि अकब्बा की खाड़ी है कहाँ पर। यहाँ पर हम एक बड़ा सा मैप बना देते हैं, पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं, आप इसको समझ जाएंगे। ये हमारा अफ्रीका का हॉर्न ऑफ प्रायद्वीप है और यहीं पर ये हमारी क्या है? ये है सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप से लगता हुआ ये हमारा ये वाला हिस्सा, ये जो भारत है, ये
ऐसे ये वाला। तो यहाँ पर ये है सिनाई प्रायद्वीप, यानी कि ये है सिनाई प्रायद्वीप। ये जो हिस्सा आप समझ रहे हैं ना कहाँ पर, ये अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा, ये लाल सागर है, और ये बाबल मंडेब अंदेब जनसंधि है, जिसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये ओमान है, ये यमन है, ये ओमान है, ये हार्मुज जल संधि है। तो यहाँ पर देखो ये है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा। तो सिनाई प्रायद्वीप की जो सीमा लगती है इस तरह से लगती है, ये हमारा क्या है, अरब प्रायद्वीप। तो यहाँ पर सिनाई जो प्रायद्वीप है ये एक तो साझा सीमा करता है किससे, ऐसे ये सीमा साझा करता है यहाँ पर, ये हमारा होगा इजराइल देश, दूसरा देश होगा जॉर्डन देश, और तीसरा देश होगा ये सऊदी अरब। और ये जो सिनाई प्रायद्वीप है ये मिस्र का हिस्सा। तो ये अकब्बा की खाड़ी ये वाली है, इधरले वाली, और ये जो नहर है ये ऐसे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये स्वेज नहर है, यानी कि ये क्या है हमारा लाल सागर, और ये स्वेज नहर है। तो एक तरफ इस सिनाई प्रायद्वीप के, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, एक तरफ इसके स्वेज कैनाल है, दूसरी तरफ अकब्बा की खाड़ी है। अकब्बा की खाड़ी लगती है मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से। और सिनाई प्रायद्वीप में ही सबसे ऊंची जो चोटी है सिनाई प्रायद्वीप की, वो माउंट कैथरीन है। और आपको मालूम होगा ये जो इजराइल है इसका ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप, ये वाला हिस्सा, और इधर को कहा जाता है वेस्ट बैंक। तो ये आपको मालूम होगा। तो कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, अकब्बा की खाड़ी, और जॉर्डन का जो तट है विश्व में सबसे छोटा तट है वही अकब्बा की खाड़ी से लगता है, बहुत छोटा सा तट लगता है जॉर्डन का इस अकब्बा की खाड़ी से। तो मिस्र, इजराइल और जॉर्डन और सऊदी अरब से अकब्बा की जो खाड़ी है उसकी सीमा 4 देशों से लगती है, एक मिस्र से, इजराइल से, जॉर्डन से, सऊदी अरब से। ये सिनाई प्रायद्वीप पूरी तरह से मिस्र का है, जॉर्डन ये वाला जॉर्डन का हिस्सा है, ये सऊदी अरब का हिस्सा है, और ये इजराइल का। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आएगा इस बार 100% आएगा, क्योंकि यहाँ से ना जो इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलिस्तीन का गाजा स्ट्रिप पे, वहाँ से यहीं से ही कुछ चीज़ें पहुँचाई जा रही है, शांति सामग्री वगैरह कुछ इधर से आती है। ये इस तरह से देख सकते हैं आप, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये हमारा क्या है, ये अरब प्रायद्वीप है। तो ये है अकब्बा की खाड़ी, ये वाली, और ये क्या है, ये स्वेज कैनाल है इसमें, और ये पूरा लाल सागर। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में यूपीएससी के इसी एक्ट पर कम से कम 4 क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं यूपीएससी में पिछले 20 से 25 सालों में, और प्रीलिम्स में कम से कम 2-3 बार आ चुका है। तो ये एक्ट इस बार आएगा यूपी प्रीलिम्स में कि इसको कब लागू किया गया। यह जो एक्ट है यह लागू किया गया 1965, 1971, 1985 या 1999। कब लागू किया गया, यह जो लागू किया गया था यह लागू किया गया था 1971 में। कब लागू किया गया था, इसमें क्या है कि जो हम डॉक्टर होते हैं वो महिलाओं के भ्रूण की जांच करना उनको निषेध किया गया है, उनके जो उपकरण हैं उनको जब्त किया जा सकता है, उनका क्या किया जा सकता है, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। जैसे हाल ही में क्या होता है, रिलेशनशिप वगैरह बढ़ रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी की दर भी बढ़ जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी के लिए बच्चों का अबॉर्शन कराते हैं, क्या करते जाते हैं, बच्चों को क्या कराते हैं, गर्भपात करा देते हैं। तो इस एक्ट के तहत गर्भपात कराना कानूनी क्या अपराध है, उसमें उस डॉक्टर का या उस चिकित्सालय का लाइसेंस कैंसिल होगा, उसके सारे उपकरण जब्त कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि उसका लिंग जांच भी क्या है, लिंग जांच करना भी अपराध है, सबसे बड़ा अपराध तो लिंग जांच करना ही इसमें। तो ये 1971 के तहत है, इम्पोर्टेंट है, आएगा इस बार। आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025, इस बिल का क्या उद्देश्य है, ये भारत सरकार ने हाल ही में बिल लाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना है। जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही के वर्षों में भारत में बहुत सारे विदेशी नागरिक आ जाते हैं, जैसे चाहे वो रोहिंग्या हो, सब। जब भी भारत के आसपास के देशों में अस्थिरता बढ़ती है तो अस्थिरता बढ़ने के कारण लोगों का पलायन भारत की तरफ होता है। दूसरा, बेहतर भविष्य के लिए होता है, जैसे हम अमेरिका में क्यों जाते हैं, बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन
आसपास के पड़ोसी देश तो भारत को अमेरिका मानते हैं, क्योंकि भारत उनसे बेहतर जीवन स्तर है भारत का। तो वे उन विदेशी नागरिकों का आगमन का नियंत्रण करता है, उनका पंजीकरण करता है और उनके निकास को भी नियंत्रित करता है। इस आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है। ये जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है एमएसएमई उद्योग के लिए है, क्योंकि एमएसएमई उद्योग भारत की रीढ़ है, भारत के लघु कुटीर उद्योगों की एक ढांचा है, उसकी रीढ़ है। न केवल यह रोजगार में बड़ा हिस्सा है इसका, निर्यात में, विदेशी मुद्रा के व्यापार में, साथ ही साथ रोजगार में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है और विनिर्माण गतिविधियों में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें कम कुशल लोग भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो 100 करोड़ रुपए की क्या है अधिकतम ऋण दिया जा सकता है। कितने का? 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। अगर हमारा एमएसएमई डेवलप होगा, जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया, एमएसएमई उद्योग को तो डेवलप किया। आप देखोगे कि आप छोटे छोटे गैजेट्स देखते हो कि पेंसिल एक तरह की आ रही है, दीपावली पे पटाखे कई तरह के आते हैं, होली पे कई तरह के क्या आते हैं, रंग पिचकारियाँ कई तरह की आती है, दीपावली पे दिए अलग अलग तरह के आते हैं। तो वे भारत का नहीं पूरे विश्व के बाजार का एनालिसिस करते हैं, उनका शोध करते हैं और अपने जो एमएसएमई उद्योग हो उनको वो दिखाते हैं कि ये, उसके लिए फिर वे रिसर्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। और पूरी दुनिया में इस समय जो घरेलू उपभोक्ता सामान है उस पर पूरी दुनिया में कब्जा किसका है? चाइना का है। अब देख ही रहे। तो हमारा एमएसएमई उद्योग अगर बेहतर होगा तो हम भी ग्लोबल पावर बन सकते हैं। परबिम कुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई तितली प्रजातियों में से कौन सी शामिल नहीं है? यह जो प्रजाति है ग्रीन लीफ बार्बलर एक प्रजाति है जो इसमें शामिल नहीं है परबिकुलम टाइगर रिजर्व में। बाकी ये तीनों प्रजातियां पाई गई हैं, ये इसमें शामिल नहीं है और यह इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है जैव विविधता वाले पोर्शन में। भारत में लू से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित टेम्परेचर कितना है? और ये क्वेश्चन इस बार इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आएगा, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि लू हम तभी मानेंगे जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री या 50 डिग्री, कितना हुआ टेम्परेचर? वह टेम्परेचर जो है हमारा 40 डिग्री मैदानों के लिए होना चाहिए। जब मैदानी भाग में 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो हम कह सकते हैं लू की स्थिति उत्पन्न हो गई। और लू से या हीट वेव से भारत में, उत्तर भारत में कई लोगों की जान चली जाती है बिना वजह के, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन वगैरह की समस्या हो जाती है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? भारत के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको किस अधिनियम के तहत हटाया जा सकता है, उसी की प्रक्रिया में पूछा है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, संसद अधिनियम 1952, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1971, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो किसके तहत हटाया जा सकता है इनको? इनको हटाया जा सकता है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था यानी कि निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? यानी कि आप भारत और म्यांमार के अंतर्गत इतनी दूरी तक जा सकते हैं बिना शुल्क के। उसके बाद सरकार का कुछ टैक्स वगैरह होगा वो देना पड़ता होगा। तो ये जैसे ये हमारी भारत और म्यांमार की सीमा है तो ये दूरी इधर भी हम और इधर भी हम कितने किलोमीटर तक अंदर तक जा सकते हैं? 10 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं निःशुल्क, यानी कि इधर भी 10 किलोमीटर और इधर भी 10 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? और ये भारत का पहला है जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र। इसका जो नाम है, इसका नाम है सर्जनम। क्या नाम है? इसका नाम है सर्जनम। आप देखते होंगे जैसे कचरा हॉस्पिटलों में से कितना कचरा निकलता है। आप हॉस्पिटलों में, जैसे हमारा कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका जब ऑपरेशन होगा उससे कुछ बायो
वेस्टेज निकलेगा ना, पट्टी निकलेंगी, इंजेक्शन निकलेंगे, ग्लूकोज की खाली बोतलें निकलेंगी, ऑपरेशन से संबंधित और सारी चीज़ें निकलेंगे। तो उसका निपटान करने के लिए ये एक तरह की भारत की पहली स्वचालित ऑटोमेटिक है, जैव चिकित्सा अवशिष्ट का उपचार करता है यह संयंत्र। इसका नाम है सर्जनम। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों में बीमारी भी बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बीमारी बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, जैसे कोविड के समय। तो हॉस्पिटलों में जो बहुत सारा जैव कचरा हो जाता है, तो उसका उपचार कैसे होता है? उसको खुले में तो फेंक नहीं सकते, वो तो और बीमारी का कारण बनेगा। तो इस तरह के संयंत्र लगाए जाएंगे हॉस्पिटलों में, आसपास या कहीं पर भी। और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलों में कई तरह की वे रखे रहते हैं डस्टबिन, उनके कलर अलग अलग होते हैं। जैसे एक कलर होता है ग्रीन, एक होता है रेड, एक होता है कुछ और तरह का। तो उसमें उसी तरह का, जैसे कोई जो रासायनिक विधि से जिसका उपचार किया जा सकता है वो अलग बॉक्स में, जो जैव घट्टे हो सकता है वो अलग बॉक्स में, जो नहीं हो सकता वो अलग बॉक्स में। तो ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने विशेष बहुमत की आवश्यकता है? अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश को हटाना है, तो संसद के जब हम वो प्रस्ताव लाएंगे तो कितने सदस्यों का उसमें हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? बहुमत प्राप्त होना चाहिए। 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के तहत हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। और यह जो किस आर्टिकल के तहत हटा सकते हैं? आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और उसकी जो दो धाराएं 124 की, एक 4 और एक 5, इन दो धाराओं के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद हटा सकती है। और कब हटा सकती है, क्या इसका विधान है? जो वो अपना करते हुए का। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो खान मंत्रालय है उसका मुख्य लेखा नियंत्रक का एक कार्यालय है, जिसने एक वर्कशॉप आयोजित की। उसका उद्देश्य क्या है? नए कर सुधारों पर चर्चा करना, ई बिल की कार्यक्षमता और लाभों को की जानकारी देना, बजट आवंटन पर चर्चा करना, खान मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ई बिल की जो कार्य क्षमता है और उसके लाभों की जानकारी देना, इसका मुख्य उद्देश्य था इस कार्य जो वर्कशॉप आयोजित की गई उसका। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई हाल ही में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ज्ञानेश्वर कुमार। ज्ञानेश्वर कुमार भारत के 26वें, 24वें नहीं, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और भारत के चुनाव आयुक्त का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 324 के तहत भारत का मुख्य चुनाव आयोग होगा, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, कुछ 2 या अधिक चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं? ज्ञानेश्वर कुमार। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एआई इंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? भारत ने हाल ही में एक नई पहल शुरू लॉन्च की गई जो एआई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप पहल है। उसके तहत भारत में कितने लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 4 लाख लोगों को इस पहल के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा जो फील्ड रिसर्च का है वो एआई है। और एआई ने किस तरह से दुनिया का काम आसान कर दिया है, उसी के तहत भारत अपने आप को वैश्विक केंद्र बनाने की मुहिम में बढ़ा है। एआई का वैश्विक हब बनना चाहता है भारत, उसी के तहत 4 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हाल ही में, क्योंकि हमें तकनीकी न केवल सीखना है बल्कि तकनीकी हमें फौज भी खड़ी करनी है। हमारे अभी तक श्रमिक किस तरह के थे? अकुशल थे बहुत सारे, तो हम उनको कौशल प्रदान कर रहे हैं। अगर वे जाए तो कौशल, एक अकुशल श्रमिक और एक कौशल श्रमिक, दोनों की इनकम में अंतर होगा, दोनों की कार्य क्षमताओं में अंतर होगा, तो उससे हमारा लाभ लिया जा सके। क्यों वैश्विक कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगाना चाह रही है या कंपनियां लगाना चाह रही? यह क्योंकि एक तो यहाँ पर वर्क फोर्स की कमी नहीं है, स्किल्ड वर्क फोर्स भी है, अनस्किल्ड भी है, दोनों तरह की। और उनकी जो मेहनताना है वो कम है अमेरिका देशों की अपेक्षा।
एप्पल का जो यहाँ पर एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है 60% पूरे वैश्विक मोबाइल भारत में ही बनते हैं एप्पल के। तो वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वे सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध है जो एप्पल की कंपनी को चाहिए अधिक लाभ कमाने के लिए। जबकि ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि अगर आप भारत में एप्पल फ़ोन बनाओगे तो हम आप पे अधिक टैक्स लगा देंगे, तो आप अपना एप्पल फ़ोन कहाँ बनाएं? अमेरिका में बनाएं। लेकिन वहाँ पर उस तरह के इंजीनियर्स, उस तरह के कम पैसे में काम करने वाले लोग नहीं मौजूद हैं। ये समस्या आएगी। ये मॉडल अमेरिका का मैक्सिको के साथ फेल हो गया, क्योंकि मैक्सिको के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया ट्रम्प साहब ने। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये तमिल के कवि थे और दार्शनिक भी थे। इनका क्या नाम? तिरुवल्लुर। तो इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस देश में किया गया? यूएसए, जापान, वियतनाम या फिलीपींस? किस में किया गया? यह किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस आप जानते हैं, फिलीपींस एक द्वीपीय देश है। और फिलीपींस जैसे ये हमारा ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और ये क्यूराइल, और ये रूस। तो यहाँ पर हमारा जापान आइलैंड, जापान, और यहाँ पर हमारा फिलीपींस है इसके नीचे यहाँ पर। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और मनीला में तिरुवल्लुर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया। और आप जानते हैं माउंट मेयान एक ज्वालामुखी वो फिलीपींस में है, और फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट देखते हैं, 5वीं बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जिसका क्या नाम है? कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? यह 5वां था। क्या था? इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, यानी कि एक से अधिक देशों ने भाग लिया, और नौसेना का अभ्यास था कोमोडो। और यह किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया या फिलीपींस? कहाँ आयोजित किया गया? यह जो किया गया है यह इंडोनेशिया में किया गया है। और इंडोनेशिया में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है, जैसे सुमात्रा, जावा, बाली, ये इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और इंडोनेशिया में क्राकाटो ज्वालामुखी है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। तो कोमोडो जो नौसेना अभ्यास था वो इंडोनेशिया देश में आयोजित किया गया। हाल ही में चुने गए मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में मानद नाइटहुड की उपाधि एक व्यक्ति को दी गई है, तो उसका नाम बताना है किसे दी गई है। अमित शाह, रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन, अरविंद केजरीवाल। यह जो मादर नाइटहुड की उपाधि दी गई एन चंद्रशेखरन को दी गई। किसको दी गई? एन चंद्रशेखरन को। और ये इस बार क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन आने की प्रायिकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए एक स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? यानी कि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसका काम क्या है? जो हमारे पुरातत्व स्थल है उनका क्या करना? संरक्षण करना, उनका विकास करना, अगर जैसे उत्खनन करना नई नई चीज़ों का। तो उसने जलवायु का उन पे प्रभाव, जो हमारे पुरातत्व अवशेष है उन पे जलवायु का प्रभाव कम से कम पड़े, उसकी एक स्वचालित ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? यह किया जा रहा है इसरो के साथ मिलकर, क्योंकि इसरो इनको सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड कराएगा, जिसके तहत ये उन चीज़ों का क्या कर सकेंगे? संरक्षण कर सकेंगे। जो हमें पुरातात्विक अवशेष है वो क्या है? हमारे अतीत के महत्वपूर्ण स्रोत है उनके जानने के लिए। जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता का पता कब चला? जब हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, तब हमें पता चला कि कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि एक ही तरह के अवशेषों में साम्यता थी। तो हमें पता चला कि सारे के सारे अवशेष कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के। हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? एक सांस्कृतिक स्थल है जो समुद्र जल स्तर के बढ़ने से प्रभावित हो सकता है, वो कौन सा है? पहली तो बात आपको वह पता होना चाहिए कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो यानी कि वो तटीय स्थल होगा कोई ना कोई, अंदर तो होगा नहीं। खुजराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से तो समुद्र लगता नहीं, तो इसका तो संबंध गलत है। महाबलीपुरम कहाँ पर है? अजंता गुफाएं कहाँ पर है? सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है ये
ये अजंता गुफा है। क्या है? अजंता गुफा। ये सी ऑप्शन जो है ना, अजंता गुफा है। तो महाबलीपुरम है, इससे पे खतरा है अगर समुद्री जल का स्तर बढ़ता है, क्योंकि ये तटीय अवस्था में है। और महाबलीपुरम कहाँ पर है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या केरल में। ऑप्शन आपको दे दिए, इन तीनों में से एक है, आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और 2025 का जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर से संबंधित संरक्षण का वर्ष है, यूएनओ ने घोषित किया है। तो ग्लेशियर पिघलने से क्या है, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, तट से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत 300 से 400 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत पूरी दुनिया की लगभग 50% से अधिक आबादी तट से 400 किलोमीटर के अंदर तक रहती है। अगर तटीय क्षेत्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो तट पर रहने वाला समुदाय प्रभावित होगा। हाल ही में चर्चा में है, व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में हटाने का मुख्य कारण क्या था? व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में हटाने का मुख्य कारण था, यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है, यह विवाह की निजी संबंधों में दखल देता है, यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो यह जो अधिकार है, व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण ये सभी है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन इस बार आएगा। और इसका मुख्य वजह क्या होगी? ये होगा मूल अधिकार से संबंधित ये, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल क्या है? मूल अधिकार, उससे संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया, यह हमें बताना है। जिसके ऑप्शन है 2014, 15, 16, 18। तो कब इसको घोषित किया गया असंवैधानिक? यह घोषित किया गया है 2015 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना था, कि इसलिए इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, इसकी संरचना को और इसकी कार्यप्रणाली को लेकर। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा इस बार 100% आएगा, क्योंकि 2015 में इसको बनाया गया था। इसके बनाने के अभी कितने वर्ष पूरे हो गए? पूरे 10 वर्ष पूरे हो गए। तो और ये चर्चा में भी रहा। हाल ही में ICRISAT द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण भारत में वैसे तो प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दाल वगैरह काफ़ी खाते हैं, लेकिन इसने एक अध्ययन किया कि प्रोटीन की कमी है। तो उसका कारण बताना कि क्या कारण है। यह केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता अधिक है। इनका मानना है कि ग्रामीण लोग दाल तो अच्छी पैदा करते हैं, लेकिन वो दाल का कंजप्शन कम करते हैं और ये अनाज पर अधिक ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अनाज आधारित आहार उनकी जीवनचर्या का मुख्य आहार है। आप जैसे अगर शहर में रहते होंगे, अगर आप यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप तरह तरह का भोजन करते हैं, लेकिन गाँव में खाने का एक निश्चित पैटर्न है, वही चलता रहता है। तो ये इनका मानना है कि उस भोजन में प्रोटीन की किसी कमी है, प्रोटीन की कमी है, और क्योंकि वे अधिकतर अनाज पर ही आधारित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? इस बार उस न्यायालय पे क्वेश्चन आएगा, एक तो चाहे वो न्यायिक नियुक्ति पे आ जाए, या जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दोबारा न्यायालय में जब काम की अधिकता होती है उच्च न्यायालयों में, तो दोबारा उनको नियुक्त कर दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है उनको? यह किया जाता है आर्टिकल 224A के तहत किसी भी उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। तो बी इसका ऑप्शन सही है। और ये आर्टिकल ही आप देखो, क्वेश्चन में 1 2 3 करके आएंगे ना, आर्टिकल आपसे मिलाने के लिए भी आएगा। ये आर्टिकल ही पूछा जा सकता है सीधे, ये आर्टिकल संबंध है किससे या किससे। तो ये आर्टिकल सारे आपको नोट करते जाना है।
यानी कि आप कलम पेन लेके बैठ जाइएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप वे सारे आर्टिकल जो हमारे इन एमसीक्यू में आ रहे हैं, वे सारे बाघ अभ्यारण्य या जैव विविधता के केंद्र, वे सारी जनजातियाँ, वे सारे ज्वालामुखी, वे सारे भौगोलिक मैपिंग से संबंधित पार्ट जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे, उनको नोट कर लेना। आपको वही क्वेश्चन में दिखाए जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। हाल ही में चर्चा में रहे, क्योंकि इनको इसी तरह से डिजाइन किया गया, हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, ये बनाम है, 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिशा निर्देश दिए, तो ये हमें बताना क्या दिशा निर्देश दिए। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। जो कोर्ट में चाहे वे उच्च न्यायालय हो, उनमें जो अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, वे केवल जो आपराधिक अपील आती है उनका निस्तारण करने के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ वाद 2021 के मामले में निर्देश दिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को, उच्च न्यायालय को। तो ये है केंद्र सरकार को, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन नियंत्रित कर सकता है, केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है। और यह एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर नियंत्रण कौन रख सकता है, या केंद्र सरकार रख सकती है। हाल ही में चर्चा में रहा, ये चर्चा है, खर्चा नहीं, ये गलत हो रहा कुछ मिसप्रिंट की वजह से, चर्चा में रहा यूएस एड का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है अमेरिका के रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना, अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। यूएसए एड जो अमेरिका की एक एड है, एक तरह की सहायता है, अमेरिका देता है विभिन्न देशों को। ट्रंप उस एड पे कटौती करना चाह रहे हैं, तो इसलिए चर्चा रही थी। जैसे ये एड किस तरह से दी जाती है, विकास पे दी जाती है, मानवीय सहायता पे दी जाती है, कहीं पर आपदा आ गई, या जैसे कोविड में रिसर्च संबंधित जो ऐड दी जाती है दूसरे देशों को, तो उस पे ये क्या है, ट्रंप क्या कह रहा है, उसमें कटौती करना चाह रहे हैं। और यह वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करता है, यूएस एड। आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि जब अब आयकर, ये क्वेश्चन 100% आएगा इस बार, 200% संभावना है, 100 छोड़ो 200 की इस क्वेश्चन आएगा। आयकर जो विधेयक 2025 में, अब हमारा जो आयकर इनकम ईयर होगा वह होगा कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा इनकम टैक्स ईयर होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन से देश शामिल हैं। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसमें देश कौन कौन से शामिल हैं, नाम दिए गए हैं। ये फ्रांस है, जर्मनी, इटली, स्पेन है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, यही शामिल है इसमें। आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग में मिसप्रिंट होगी, जल्दी में आज ये पीपीटी बनी थी। तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्वीडन ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की नई 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है। 15 सूत्री जो कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यक समुदाय का सशक्तिकरण और विकास के लिए, पहले भी 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया था, और फिर एक नया 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम शुरू करने की जा रही है भारत सरकार। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चितता भागीदारी करना।
यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती है उनका लाभ भी अधिक से अधिक उठा सके, यह सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिक्विडिटी कवरेज अनुपात यह बैंकों की तरलता को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी रहे, यह लिक्विडिटी कवरेज अनुपात इसी को ही सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? कच्चा द्वीप विवाद यह भारत और श्रीलंका के बीच का एक द्वीप है और इस पे विवाद है। वैसे तो ये भारत सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था 1984 के लगभग, लेकिन फिर भी इस पे विवाद होता रहता है। तो इसका मुख्य विवाद क्या है? यह भारतीय मछुआरों के जो अधिकार है उनको सीमित करता है। जब इसको दिया गया था 1984 के लगभग कच्चा द्वीप को श्रीलंका को भारत सरकार के द्वारा, या उनके बीच एक समझौता हुआ था 1984 के लगभग, तो उसमें भारतीय मछुआरों के भी कुछ अधिकार थे और श्रीलंका के मछुआरों के भी कुछ अधिकार थे। तो भारतीय मछुआरों के अधिकार हाल में क्या कर दिए गए? सीमित कर दिए गए श्रीलंका सरकार के द्वारा, इसीलिए यह विवाद बढ़ता रहता है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है यह बतानी है। 85, 96, 102, 110। भारत की जो रैंक है 96 है और इस सूचकांक में टोटल 180 देश थे। तो 180 देश में भारत की रैंक कितनी है? 96। काफ़ी स्थिति कैसी है? मतलब सही नहीं है। सबसे बेहतर रैंक किसकी, यानी कि शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क देश है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है आपको बताना है। डेनमार्क की क्या राजधानी है आपको यह बताना है। और डेनमार्क यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है जो जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, वह डेनमार्क देश का ही एक द्वीप है जो जिसकी सीमा कनाडा से लगती है, कनाडा में अवस्थित है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है आपको यह बताना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क विश्व में अपने दूध प्रोडक्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वो उसका एडम पनीर हो या कुछ भी प्रोडक्ट हो, उसके लिए जाना जाता है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, वह जारी करती है और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96 आई। टोटल देश इसमें 180 है और पहला स्थान है डेनमार्क का। नेक्स्ट देखते हैं, अगला AI शिखर सम्मेलन। AI शिखर सम्मेलन, यह अगला जो शिखर सम्मेलन होगा भारत में होगा और AI को लेके पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा हाई तोबा एक तरह से कह सकते हैं, रिसर्च चल रही है। सबसे ज़्यादा जो विकास हो रहा है इसी पे हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इसी की है, AI की। तो अगला AI शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? इंडिया में। और भारत सरकार भारत को AI के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाना चाह रही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? स्कूनरशिप चैंपियनशिप का खिताब नेशनल लेवल का जो जीता है वह जीता है पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? स्कूनर चैंपियनशिप से संबंधित। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? ये इम्पोर्टेंट है और इसकी थीम पे क्वेश्चन आएगा इस बार क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें उन्नत कृषि विकसित भारत क्या है? उन्नत कृषि और विकसित भारत। विकसित भारत का सपना कब तक है? 2047 तक हम विकसित भारत का सपना चाह रहे हैं क्योंकि 1947 से 2047 तक हमारे कितने वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के? 100 वर्ष। तो उसी में हम चाह रहे हैं कि 1947 तक भारत कैसा देश बन जाए? विकसित देश बन जाए। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का जो विषय है, थीम है, उन्नत कृषि विकसित भारत है क्योंकि हम विकसित भारत कब बनेंगे? जब हमारी खाद्य सुरक्षा क्या हो? मजबूत हो। एग्रीकल्चर मजबूत होगा तभी खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। इसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, खाद्यों का निर्यात कर सकेंगे, उनका संरक्षण कर सकेंगे और आम जनता तक खाद्यों की जो चुनौतियां है उससे निपटा जा सकता है। मत्स्य 2000 क्या है? जिसे फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया गया। मत्स्य 6000 के बारे में पूछा, ये है क्या जी? मत्स्य 6000 यह एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है।
क्या नाम है इसका, मत्स्य 6000 फरवरी 2025 में एक बंदरगाह पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह गहरे पानी में समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है। आप जानते हैं भारत का तट काफ़ी लंबा है, एक तरफ इसके अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ मलक्का जल संधि से होते हुए चीन की पनडुब्बियाँ घूमती रहती, कई बार देखी, कई बार वह अरब सागर में भी देखी। तो हम अपनी पनडुब्बी बेड़े को लगातार मजबूत कर दें, विकसित कर दें। उसी की श्रेणी में मत्स्य 6000 नामक एक नई तरह की पनडुब्बी है जो चौथी पीढ़ी की है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जनरेशन होते हैं ना मोबाइल 2G 3G 4G, तो 4th जनरेशन की, इसी तरह से लड़ाकू विमान भी होते हैं 1 जनरेशन 2 जनरेशन 4 जनरेशन। जैसे हमारा राफेल क्या है 4 जनरेशन का, जो एम का प्रोजेक्ट है हमारा 5 जनरेशन का है, तेजस हमारा क्या है 3.5 जनरेशन का है। तो पनडुब्बी की भी इसी तरह से पीढ़ी है 4G 4 जनरेशन की, और यह गहरे समुद्र में चलती है ताकि दुश्मन का पता लगाया जा सके। तो आज की है क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आप इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज इसमें कुछ मिसप्रिंट भी थी क्योंकि जल्दी जल्दी में ये PDF बनी थी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।